डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ इंजीनियर सुशील कुमार, वेलकम टू आवर चैनल पॉलिटेक्निक स्टडी पॉइंट। मैंने आपको बोला था कि बिहार पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम से पहले मैं आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करवा दूंगा जितना ज़्यादा हो सकेगा। तो आज के इस वीडियो में मैं लाया हूँ 2018 का क्वेश्चन पेपर जो 2018 में पूछा गया था। और आज के इस वीडियो में मैं बस 30 क्वेश्चन को डिटेल में बताऊँगा जो कि फिजिक्स का रहेगा। ठीक है, तो अगर इस वीडियो पे रिस्पांस मिला तो मैं आगे वीडियो लाऊंगा बाकी जो मैथ और केमिस्ट्री का है। ठीक है, और कोशिश रहेगा कि 2021 तक का आपको बता दूंगा। ठीक, तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं ये पहला क्वेश्चन। पहला जो क्वेश्चन है कि बाजू में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है, तो 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रकाश की चाल होगी। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन का बनाने का एक ही ये है कि आपको ज़्यादा फार्मूला याद रखना होता है। ठीक है, तो देखिए अपवर्तनांक का फार्मूला आपको पता ही है कि म्यू इक्वल टू होता है स्पीड ऑफ लाइट, यानी लाइट का जो स्पीड होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, और जिस भी माध्यम के लिए हम अपवर्तनांक निकालना चाहते हैं तो वो कि स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। ठीक है, तो आपको सबसे पहले इसका देखिए अपवर्तनांक यहाँ पे कितना दिया हुआ है 1.5। ठीक है, अपवर्तनांक का फॉर्मूला लगा रहे हैं। अपवर्तनांक इक्वल टू प्रकाश की चाल हवा में, तो हवा में प्रकाश की चाल है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, और भागा ले लीजिए। ठीक है, अब इसको अगर कैलकुलेशन करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, ये आपका पहला का बी आंसर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि यदि बाजू के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 है तो कांच के अपेक्ष बाजू का अपवर्तनांक कितना होगा। तो ये सिंपल है, देखिए ये इस तरह से नोट किया जाता है। म्यू होता है ना, तो म्यू का जैसे क्या कर रहा है कि बाजू के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो कांच का अपवर्तनांक बाजू के सापेक्ष, यानी म्यू ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, ये कितना है 3/2 है, तो एयर का जो होगा ये ग्लास के रिस्पेक्ट में ये हो जाएगा 2/3। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन था। देखिए आज के इस वीडियो में अगर मैं 30 क्वेश्चन करा रहा हूँ तो अगर ये 30 क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देख लेंगे तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। ठीक है, बाकी देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन ये है कि जब एक दंड चुंबक का उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव की ओर निर्देशित होता है तथा दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव की ओर निर्देशित होता है तब उदासीन बिंदु होंगे। ठीक है, तो ये चुंबकीय अक्ष पर होगा। ये आपका रटाने वाला क्वेश्चन है, ये आप लोग पढ़े होंगे तभी आपका क्वेश्चन बनेगा एग्जाम हॉल में। ठीक, बाकी देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है, ये सब सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आपको फार्मूला याद होना चाहिए। देखिए कि एक 60 वाट के बल्ब में 0.5 एम्पियर का धारा बहता है। ठीक है, तो 1 घंटे में इसके द्वारा गुजरने वाला आवेश, कुल आवेश कितना होगा। तो देखिए जो आपका आवेश का होता है फार्मूला Q = IT होता है ना, Q = IT, तो I आपका दिया हुआ है कितना 0.5 एम्पियर, तो 0.5 एम्पियर इंटू टाइम का देखिए ये 1 घंटा दिया हुआ है, तो 1 घंटे में कितना सेकंड होता है, ये हो जाता है 3600 सेकंड। तो चूँकि आपको पता होगा यहाँ पे टाइम का जो होगा ये टाइम का यूनिट सेकंड होता है, तो इसीलिए घंटे को हम सेकंड में बदल लेंगे, तो 3600 × 0.5 तो ये हो जाएगा 1800 कूलम। ठीक है, तो ये आप लोग फार्मूला याद कर सकते हैं। मैंने आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में और व्हाट्सएप ग्रुप में पॉलिटेक्निक स्टडी पॉइंट का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आपका फार्मूला मैंने भेज दिया था, आप लोग रट के रखिए। ठीक है, देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन है कि एक प्रकाश किरण की आवृत्ति जो है ये 6 × 10⁻14 है, 6 × 10⁻14 हर्ट्ज है, और यह 1.5 अपवर्तनांक के माध्यम से संचालित करती है, तो इसकी आवृत्ति होगी। ये पूछ रहा है कि जब एक किरण की आवृत्ति इतना है और ये जो है आपका 1.5 वाले अपवर्तनांक वाले मीडियम में ये प्रकाश की किरण प्रवेश करती है, तो इसका आवृत्ति क्या हो जाएगी। देखिए आपको बता दूं कि प्रकाश की चाल की आवृत्ति जो है ये अपवर्तनांक के अनुसार नहीं बदलता है। ठीक है, तो इसीलिए ये जितना का है जितना उतना ही रह जाएगा, तो 5 का ए आंसर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए ये जितने भी क्वेश्चन है आपको ये सब क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं 2022 में इस बार, क्योंकि जो भी क्वेश्चन होता है ये पिछले ईयर से ही रिपीट होता है, और जैसे 2021 और 20 का होगा तो उसमें से कम क्वेश्चन लिया जाएगा, लेकिन ये पहले 2017-18 सब का जो क्वेश्चन है इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट किए जाएंगे। ऐसा ही देखा गया है बिहार पॉलिटेक्निक का पैटर्न। ठीक है,
तो अब देखिए 7वां क्वेश्चन देख रहे हैं। जैसे 6ठा क्वेश्चन है कि एक पिंड का आवेश -80 माइक्रोकूलम है, माइक्रोकूलम, ठीक। माइक्रो का मतलब आपको पता होगा कि 10⁻⁻6 होता है, ठीक। तो इसमें अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होगी। तो अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनिक की बात करें तो आपको पता होगा कि एक फार्मूला आता है जो Q = Ne, यानी ये आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो ये फार्मूला होता है, इस फार्मूला के आधार पर बनेगा। आपका देखिए इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19, इतना चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है। तो आप इससे आप भाग देख सकते हैं। देखिए Q कितना दिया गया है, माइनस में 80 माइक्रोकूलम, ठीक है। माइक्रोकूलम यानी इंटू 10⁻⁻6 कूलम। तो देखिए इसको हम करेंगे और हमको n निकालना है। तो क्या हो जाएगा, n = इधर n = हो जाएगा Q/E, ठीक। Q कितना है, -80, ठीक है, माइक्रोकूलम भागा इलेक्ट्रॉन कितना है 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक है। तो ये -19 जाएगा ऊपर, ये -19 जाएगा ऊपर, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80 भागा 1.6 और इंटू 10⁻19 हो जाएगा, ठीक है। और चूँकि ये माइक्रोकूलम है तो माइक्रो का 10⁻6 गुना हो जाएगा, ठीक। तो ये 19 में से 6 गया, कितना हो गया 13, 10⁻13। और ये अगर 80 में भाग देंगे 1.6 से तो आपका 50 आंसर आएगा, ठीक है। तो ये 50 × 10⁻13 हो जाएगा, ठीक है। जबकि ये 50 में से एक 10 इधर ले लेते हैं तो 5 × 10⁻14 आंसर आ जाएगा, ठीक। इधर देख सकते हैं ये आंसर है। देखिए 7वां क्वेश्चन है कि एक लिफ्ट का द्रव्यमान इतना है तो लिफ्ट के बल पर क्या तनाव होगा जब ये 2 मीटर/सेकंड के त्वरण से ऊपर जा रही है। क्वेश्चन को सबसे पहले समझने की कोशिश कीजिए। ज़्यादातर जो क्वेश्चन होता है ये 9th एंड 10th के फिजिक्स से लिया जाता है और न्यूमेरिकल्स। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक लिफ्ट का द्रव्यमान 500 किलोग्राम है। ये ऐसा लिफ्ट है जो इधर केबल से टंगा हुआ है, ठीक, केबल से टंगा हुआ है और इसका जो वेट है वो 500 kg है, ठीक। तो क्या कह रहा है कि अगर ये लिफ्ट 2 मीटर/सेकंड से 2 मीटर/सेकंड के स्क्वायर से ये ऊपर की ओर जा रही है, ठीक है। तो इसमें टेंशन कितना लगेगा। तो देखिए इसका फार्मूला होता है, आपको पता होगा कि T = क्या होता है, T = होता है M × A+G, जब ऊपर की तरफ जाते रहता है, ठीक। ऐसा होता है ना कि 2M, ये M × A+G होता है। तो A आपको पता ही होगा कितना है, 2 है, 2, और प्लस में देखिए G का मान कितना दिया हुआ है 9.8 मीटर/सेकंड स्क्वायर। तो आप इसको गुना कर सकते हैं तो कितना हो जाएगा 500 × कितना हो जाएगा, ये 2 + 9.8 यानी 11.80 × 500। आप इसको अगर गुना करते हैं तो ये आपका आ जाएगा 59, यानी ये 5900 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। ये सब फार्मूला है, आपको इसको याद करना है और क्वेश्चन को फार्मूला के हिसाब से ही बनाना होगा, ठीक है। बहुत सारे यूट्यूब पे भी आपको ट्रिक वगैरह देखने को मिल रहा होगा, तो ट्रिक भी उसी को काम करता है जिसको फार्मूला याद रहता है, ठीक। बाकी आप देख सकते हैं कि अगला क्वेश्चन है कि परम शून्य ताप क्या होता है। तो परम शून्य ताप का मतलब होता है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे कम तापमान, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका 0 डिग्री केल्विन, ठीक है। 0 डिग्री केल्विन ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 8 का B। उसके बाद 9वां है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है। तो रॉकेट का जो काम करने का सिद्धांत है वो होता है लीनियर मोमेंटम का, यानी जब आपका संवेग जो है एक लीनियर मूवमेंट करता है और उससे संवेग का जो संरक्षण होता है उसके हिसाब से ये काम करता है। जैसे क्या होता है कि अगर आपका ये रॉकेट है, ठीक, ये रॉकेट है, ये रॉकेट अगर छोड़ के अगर ऊपर जा रहा है तो इसका ये होगा कि रॉकेट का जो आगे का जो संवेग होगा, ठीक है, mv, ये बराबर होगा किसका, जो ये गैस छोड़ा है, ये जो मतलब जिस गैस को उत्सर्जित करके ये रॉकेट आगे भाग रहा है, तो इसका और ये गैस का दोनों का जो मोमेंटम होगा ये बराबर होगा, तभी रॉकेट आगे जाएगा, ठीक है। ये इस तरह का है। तो ये आ जाएगा C नंबर, रेखीय संवेग संरक्षण का। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है कि न्यूटन का गति का प्रथम नियम दर्शाता है। तो जड़त्व को दर्शाता है। ये आपको पता ही होगा कि न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहता है
कि कोई भी वस्तु तब तक अपने मतलब वर्तमान पोजीशन में रहेगा जब तक उस पर किसी तरह का बल नहीं लगाया जाता, यानी वो जड़त्व मतलब अपने आप को एक ही जगह पे रखने की कोशिश करता रहता है, ठीक है, जब तक उस पर बाहरी बल नहीं लगाया जाता है। उसके बाद देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि वेग परिवर्तन को दर को क्या कहते हैं। तो वेग परिवर्तन की दर यानी dv/dt, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में अगर वेग परिवर्तन होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, ये त्वरण कहते हैं, ठीक है। उसका जो ये होता है, उसका जो बीमा होता है यानी यूनिट जो होता है उसका होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्योंकि अभी इस पे पढ़ाने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, अगर आपको इस वीडियो को अगर अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला तो मैं आगे अच्छे से आपको कवर करूँगा सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। और ये बात याद रखिए, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, अगर आप 5 साल के प्रीवियस ईयर अच्छे से कर लेते हैं तो आपको 100% आपका एग्ज़ाम निकलेगा ही, इसमें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन कि किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि एक श्वेत कलर में 7 रंग का कलर होता है, BIBGYOR, ठीक है। तो इससे पूछा जा रहा है कि किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तो सबसे अधिक या तो R का होगा या फिर V का होगा। लेकिन इस चीज़ को कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आप एक चीज़ याद रख सकते हैं कि जो अगर किसी भी चीज़ को हम अगर फेंकते हैं तो अगर वो दूर जाएगा तो इसका मतलब होगा कि वो फैलेगा नहीं, ठीक है। तो ऐसा होता है। तो देखिए, जब रेड कलर का आप लोग लेज़र लाइट यूज करते हैं किसी पार्टी फंक्शन में, तो रेड कलर का ही क्यों यूज करते हैं, क्योंकि वो फैलता नहीं है और उसको एक बार अगर जलाते हैं तो वो बहुत दूर तक जाता है, ठीक है। यानी जिसका प्रकीर्णन कम होगा वही दूर जाएगा, ठीक है। तो रेड कलर का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो जब सबसे कम होता है रेड कलर का, तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, वायलेट का, बैंगनी रंग का। तो इसीलिए ये आंसर होगा, ठीक। चलिए, आप लोग उसको अपने तरह से समझ सकते हैं। बाकी देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है कि 4D क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी क्या होगा। तो आपको पता होगा कि लेंस की जो क्षमता होती है उसका परिभाषा होता है वो P = 1/f। तो P का मान है 4, तो F का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/4, यानी प्लस में 0.25, ठीक है। तो 13 का C हो जाएगा, ठीक। 14 नंबर क्वेश्चन है कि अवतल लेंस से बने प्रतिबिंब का आवर्धन सदैव होता है। तो देखिए, अवतल लेंस का जो होता है आपको पता होगा। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि अवतल लेंस कैसा होता है। ये होगा ऐसा लेंस जो जिसका सरफेस यानी धंसा हुआ हो, ठीक है। तो देखिए, अब आपका बता देता हूँ कि आवर्धन का मतलब क्या होता है। आवर्धन M= होता है कि प्रतिबिंब की लंबाई, ठीक है, प्रतिबिंब की लंबाई बट्टा वस्तु का लंबाई। तो यानी जो, अब एक चीज़ याद रखें कि अवतल दर्पण का जो प्रतिबिंब बनता है अवतल लेंस का, वो हमेशा छोटा बनता है। तो छोटा बनता है तो ये बड़ा होगा, ठीक है, यानी वस्तु से हमेशा छोटा। यानी वस्तु मान लीजिए 2 मीटर का रहेगा तो प्रतिबिंब बनेगा 1 मीटर का। तो हमेशा क्या होगा, आवर्धन क्या होगा, 1 से कम ही होगा हमेशा, ठीक है। तो इसीलिए आंसर ए हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग याद किए होंगे, तो मैं बस यहाँ पे आपको समझाऊंगा तो आपको समझने में आसानी होगा, ठीक है। बाकी देखिए 15 नंबर है कि बल का ऐसा मात्रक क्या है। देखिए, बल का ऐसा मात्रक होता है न्यूटन, लेकिन यहाँ पे दिया गया है बीमा में, यानी डायमेंशन में दिया गया है कि क्या होगा। तो देखिए, सिंपल याद रखिए कि F= क्या होता है MA। तो M का क्या होता है डायमेंशन, किलोग्राम, और एक्सेलरेशन का क्या होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, पता है ना। तो ये याद रख लीजिए कि किलोग्राम और मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो 15 का आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। बाकी 16 नंबर क्वेश्चन देखिए कि 16 नंबर क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है। देखिए, वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है, यानी कोई जड़त्व का मतलब क्या होता है, जड़त्व का मतलब होता है स्थिरता, यानी जकड़ा हुआ, ठीक है। तो इसका आंसर आप लगा सकते हैं कि वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है या वस्तु के आकार पर निर्भर करता है। देखिए, कोई भी वस्तु अगर छोटा रहेगा, अगर कोई वस्तु कम हल्का रहेगा, अगर उसको आप लोग अगर थोड़ा सा भी बल पुश करेंगे, थोड़ा सा भी बल लगाएंगे तो वो अपना जड़त्व खो देगा, यानी वो मूव कर जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए वस्तु के द्रव्यमान पर यह निर्भर करता है, ठीक है। उसके बाद देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है कि यदि गति करने के लिए 1 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाया जाए तो वह कितना गति करेगा।
देखिए इस चीज़ को देखिए, ये कुछ भी नहीं, ये डायरेक्ट जो फोर्स का जो फार्मूला है F=ma उसी को घुमा के पूछ दिया है। क्या कर रहा है कि यदि गति करने के लिए 1 किलोग्राम द्रव्यमान को, यानी 1 किलोग्राम द्रव्यमान को कितना 1 न्यूटन बल लगाया जाए, 1 न्यूटन बल लगाया जाए, तो देखिए तो कितना गति करेगा। देखिए तो हम एफ भी दिया हुआ है 1 न्यूटन और मास भी दिया है 1 kg, तो हम एक्सेलरेशन क्या निकालेंगे कि F/m, तो F है 1/1, ठीक है। तो ये निकल जाएगा 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसके त्वरण से गति करेगा। लेकिन इसका आंसर क्या दिया गया है कि 1 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 1 किलो, तो ये किलो वाला तो नहीं होगा, मीटर वाला होगा। तो ये होगा आंसर आपका सी। लेकिन आंसर में कुछ मिस्टेक है, आंसर होना चाहिए 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की त्वरण से, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, बाकी आंसर इसका गलत है। 18 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि सौर सेल सौर ऊर्जा को किस रूप में रूपांतरित करता है। तो सौर सेल जो होता है वो सौर ऊर्जा को किस में करता है, विद्युत ऊर्जा में करता है। यानी आपका जो ये सौर सेल होता है, सौर वाला बैटरी होता है, वो विद्युत या ये सौर ऊर्जा को यानी सूर्य की रोशनी को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है ना। ये हो गया 18 का, ये हो जाएगा विद्युत ऊर्जा में, ठीक। उसके बाद देखिए ये डायरेक्ट फार्मूला पूछा गया है कि किसी गोलीय दर्पण में फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या है। जैसे ये एक दर्पण हुआ, तो दर्पण, तो इसका जो फोकस दूरी हो गया F और ये इसका वक्रता त्रिज्या हो गया R। तो F= क्या होता है, F= होता है R/2। तो आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा। बाकी 20 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि 1 एंगस्ट्रॉम का मान कितना होता है। ये डायरेक्ट रट्टूमल सवाल है और आपका हर एक बार, मैंने भी जब एग्जाम देता तो ये क्वेश्चन पूछा गया था मेरे बारे में। तो ये इसका डायरेक्ट होता है कि 10⁻⁻10 मीटर होता है 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर, तो इसको फोकस दूरी क्या हो जाएगा। ये भी सिंपल है, वक्रता त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया गया कितना R= यानी 15 सेंटीमीटर। तो F कितना हो जाएगा, R/2 होता है डायरेक्ट, तो 7.5 होगा। लेकिन इसमें प्लस होगा या माइनस होगा, तो देखिए चूँकि ये अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण का फोकस दूरी किधर होता है, इधर होता है। तो जब ये निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार जब कोई भी मूव अगर इधर होगा, बायां की तरफ होगा, तो ये माइनस में जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 21 का बी हो जाएगा आपका -7.5, ठीक। तो ये इसका ये हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से प्रकाश की कौन सी परिघटना है इंद्रधनुष बनने में सम्मिलित है। देखिए इंद्रधनुष कैसे बनता है मैं आपको बताता हूँ। जो वायुमंडल में छोटे छोटे कण होते हैं, जल के जो छोटे छोटे कण होते हैं, वही कण आपका विक्षेपण होने के बाद और अपवर्तन होने से तथा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, ये तीनों घटनाएं होने के बाद उसी जल के सूक्ष्म कणों से आपका इंद्रधनुष का निर्माण होता है। और ये आप लोग ये बात याद रख सकते हैं कि इंद्रधनुष का जो निर्माण होता है हमेशा सूर्योदय के जस्ट विपरीत दिशा में होता है। तो देखिए कौन कौन सा घटना इसके लिए उत्तरदायी है, अपवर्तन, ठीक है, विक्षेपण, ये सब हमेशा याद रखने वाली चीज़ है, और आंतरिक परिवर्तन, ठीक है। तो आप देख सकते हैं तीनों कौन सौ में है, विक्षेपण, अपवर्तन और आंतरिक परिवर्तन। तो 22 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। 23 नंबर देख सकते हैं कि रेखीय प्रसार गुणांक का मात्रक क्या होता है। तो डिग्री सेल्सियस होता है रेखीय प्रसार गुणांक का। देखिए ये 3 टाइप का प्रसार गुणांक होता है। यानी देखिए जब किसी भी अगर ऑब्जेक्ट पे अगर वो हीट होगा तो वो 3 तरह से फैलता है। एक होता है लीनियरली फैलता है, यानी कोई भी चीज़ को अगर गर्म करेंगे तो या तो लंबा हो जाएगा या फिर वो उसका डायमेंशन बड़ा हो जाता है, ठीक है, यानी उसका विड्थ फैलता है, ठीक है, वो ज़्यादा चौड़ा हो जाएगा। और तीसरा होता है वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, ठीक। तो 3 टाइप का एक्सपेंशन होता है। एक तो होता है लीनियर एक्सपेंशन, दूसरा होता है वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, और तीसरा होता है आपका ये एरियल एक्सपेंशन। 3 टाइप का पढ़ा हुआ, 3 टाइप का इस तरह से होता है, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा 23 का ए। 24 नंबर क्वेश्चन है। देखिए अगर आप लोग इस पर रिस्पॉन्स करेंगे तो मैं आपको चैप्टर वाइज निम्नलिखित बता दूंगा, जिससे आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है कि एक विद्युत बल्ब पर 12 वोल्ट 60 वाट अंकित है, तो उसमें धारा कितना होगा।
आपका देखिए एक बल्ब है जिस पे अंकित लिखा हुआ है कि ये 12 वोल्ट का, कितना का है 12 वोल्ट का, और शक्ति जो है P इक्वल टू कितना दिया है 60 वाट। तो देखिए आपको एक फार्मूला पता होगा कि इलेक्ट्रिसिटी का फार्मूला है कि P इक्वल टू VI, ठीक है, P इक्वल टू VI। तो इसमें पावर कितना है 60 वाट, 60 वाट इक्वल टू, और V का मान यहाँ पे दिया हुआ है 12 वोल्ट। तो I का मान कितना हो जाएगा, देखिए I इक्वल टू हो जाएगा डायरेक्ट P/V, यानी 60/12। डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा 5 एम्पियर। ये सारे फार्मूला पे दिए हुए क्वेश्चन हैं, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, ठीक। और यही सब क्वेश्चन पूछा भी जाता है, तो इसीलिए मैंने आपको बार बार सजेस्ट करता हूँ कि 9th और 10th का जो फिजिक्स और केमिस्ट्री और खास मैथ, ये तीनों का आपको फार्मूला के साथ साथ आपका न्यूमेरिकल्स भी करना चाहिए। फ्यूज तार का गलनांक क्या होता है, देखिए फ्यूज तार का गलनांक, सबसे पहले गलनांक को समझ लीजिए। गलनांक क्या होता है, देखिए गलनांक ये होता है कि मतलब जिस भी टेम्परेचर पे, जिस मैक्सिमम टेम्परेचर पे किसी भी वस्तु, कोई भी वस्तु गल जाता है, ठीक है, तो उसको हम गलनांक कहते हैं। तो सबका अपना अपना होता है। जैसे अगर लोहा होता है तो लोहा का गलनांक बहुत ज़्यादा है, यानी वो जल्दी नहीं गलता है। उसके बाद एल्युमिनियम होता है तो एल्युमिनियम को थोड़ा कम टेम्परेचर पे ही वो गल जाता है, तो इसीलिए सबका गलनांक अलग अलग होता है। तो ये पूछ रहा है कि फ्यूज तार का जो गलनांक है वो कितना ज़्यादा होता है या कम होता है। तो इस चीज़ को आप लॉजिकली समझिए। जैसे ये आपका एक फ्यूज है, ठीक, फ्यूज में देखिए दोनों साइड फ्यूज में आपका एनोड मतलब ये पॉइंट दिया हो रहता है, और बीच में एक सा पतला सा आपका रेशा टाइप का दिया हुआ रहता है। देखिए फ्यूज का गलनांक ज़्यादा होगा या कम होगा, इस चीज़ को समझिए। फ्यूज आपका आप क्या कि इधर तार लगा हुआ है, इधर भी तार लगा हुआ है घर के वायरिंग में, तो आप क्या चाहेंगे हमेशा कि जब भी कोई ज़्यादा लोड पड़े या फिर किसी भी तरह का शॉर्ट सर्किट हो, तो मेरा तार जलने से पहले मेरा फ्यूज जल जाए। क्या हो जाए, मेरा तार जब तक गले उससे पहले फ्यूज गल जाए। यानी आप क्या चाहेंगे हमेशा कि फ्यूज का गलनांक क्या हो, कम हो, ताकि जल्दी ही कम ही टेम्परेचर पे गल जाए, ठीक है। तो ऐसा होता है। अगर फ्यूज का गलनांक अगर ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, फ्यूज का किसी तरह का काम ही नहीं होगा। इसीलिए फ्यूज का गलनांक क्या होता है, कम होता है, ठीक। इस चीज़ को आप लोग देख सकते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत सेल स्रोत है। विद्युत सेल जो होता है, जो आप लोग जिसको मिला के बैटरी बनाते हैं, जो टॉर्च में लगता है विद्युत सेल, उसका देखिए वो क्या है, एक किस चीज़ का स्रोत है, विद्युत धारा का स्रोत है। यानी उसी से हम लोग विद्युत धारा बनाते हैं ना। उसके बाद देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है कि किसी पिंड का द्रव्यमान दोगुना तथा वेग आधा करने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी। देखिए सारा चीज़ फार्मूला का खेल है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है हाफ mv²। ये फार्मूला पे डायरेक्ट बनेगा। क्या बोल रहा है, पिंड का द्रव्यमान दोगुना किया जा रहा है, तो m के जगह पे हम 2m लिखेंगे, और वेग को आधा किया जा रहा है, यानी n/2 लिखेंगे। इसको आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 1/4, 4 से 2 कटेगा, हाफ हो जाएगा। यानी इसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आधी हो जाएगी, ठीक। 28 नंबर क्वेश्चन है कि किसी विद्युत की प्रतिरोधकता परिवर्तित नहीं होती है। किसी वस्तु की प्रतिरोधकता, देखिए प्रतिरोधकता किस चीज़ से रिलेटेड है, ये आपका इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का है, इलेक्ट्रिक करंट का। प्रतिरोधकता का मतलब क्या होता है, ये तार होता है, ठीक है। तार से जब हम बिजली प्रवाहित करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो प्रतिरोधकता का मतलब ये हो गया कि विद्युत धारा को आगे बढ़ने से रोकती है, ठीक है। पदार्थ का वह गुण जो विद्युत धारा को आगे बढ़ने से रोकती है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता कहते हैं, ठीक है। तो प्रतिरोधकता क्या कर रहा है कि परिवर्तित नहीं होती है। कब परिवर्तित नहीं होती है, जब पदार्थ बदल जाता है, ठीक है। पदार्थ बदल जाता है, यानी विद्युत धारा में जो ये प्रतिरोधकता है वो कब परिवर्तन होगा, कब नहीं होगा, इस चीज़ को समझिए। जब आपका ताप बदलता है, देखिए एक ही चीज़ है, ठीक है, उसको अगर हम गर्म करें, किसी भी तार है जैसे एल्युमिनियम का तार है, अगर उसको हम ज़्यादा गर्म करके उसके बाद उसमें से अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तो जाहिर सी बात है वो कम विद्युत धारा प्रवाहित होगी, यानी उसका प्रतिरोधकता बढ़ जाता है, बदल जाता है। ताप बदलने पर प्रतिरोधकता बदलता है, पदार्थ बदल जाने पे। सही बात है, अगर पदार्थ बदल जाएगा तो प्रतिरोधकता बदल ही जाएगा। दोनों पदार्थ तथा ताप बदल जाते हैं, लेकिन क्या कर रहा है कि प्रतिरोधक का आकार बदल जाता है। देखिए ये चीज़ सही है कि अगर एल्युमिनियम है
तो एल्युमिनियम का सेम ही प्रतिरोधकता होगा, चाहे हम 1 मीटर तार में लें, चाहे हम 10 मीटर तार में लें, यानी आकार बदलने से उसका प्रतिरोधकता नहीं बदलता है। तो इसीलिए इसका 28 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक। 29 नंबर है कि चंद्रमा का जो द्रव्यमान है वो मास ऑफ मून, ठीक है, पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 1/81 गुना है। ठीक है, 1/81 गुना है। यानी अगर पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, पृथ्वी का द्रव्यमान अगर 81 है, ठीक है, तो चंद्रमा का द्रव्यमान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का है। तो क्या करा है, तो पृथ्वी पर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण क्या हो, बल क्या होगा? सिंपल समझिए कि मान लीजिए आपका पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? 1 है, सॉरी इधर देखिए, पृथ्वी का द्रव्यमान है 81, ठीक है, पृथ्वी का अर्थ का, और वही मून का कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इस चीज़ को समझिए, गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो क्या होता है? मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी G इक्वल टू क्या होता है, सॉरी F इक्वल टू क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल का जो फार्मूला होता है F इक्वल टू G m1m2/r²। ठीक है, तो ये क्या होता है, जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी मास जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे गुरुत्वाकर्षण बल का भी मान बढ़ेगा। मास अगर घटेगा तो उसका मान भी घटेगा। देखिए क्या कर रहा है, ये 1/81 गुना अगर कर रहा है तो गुरुत्वाकर्षण बल का भी मान कितना हो जाएगा? 1/81 गुना हो जाएगा। यानी F/81 डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। 30 नंबर है कि जी का अर्थ क्या है? जी का अर्थ क्या है? तो जी क्या है? पृथ्वी का आकर्षण बल है क्या? नहीं, ये बल जी है क्या? ये एक त्वरण है, तो ये बल कैसे हो सकता है? तो इसलिए ये तो पहला आंसर ऐसे ही गलत हो गया। गुरुत्व है, तो गुरुत्व क्या है? त्वरण है, तो इसीलिए इसमें त्वरण का भी जिक्र नहीं किया गया, तो ये भी गलत है। गुरुत्वाकर्षण बल है क्या है? तो जी तो बल नहीं है, तो इसीलिए ये भी आंसर गलत है। क्योंकि देखिए ये त्वरण इसमें दिया गया है, तो इसीलिए ये आंसर हो जाएगा कि किसी भी स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु का त्वरण, वही जी का मान है। तो जी का मान आपको कितना बताया गया है? 9.81 मीटर/सेकंड²। तो चलिए, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, और अगर अच्छा लगता है तो आप लोग इस वीडियो को रिस्पॉन्स कीजिए, शेयर कीजिए। मैं आपको अगले वीडियो में कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट लाने का और अच्छे वे में समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ नाइस डे।